हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। पहला आया है रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी को लेके यहाँ पे बात हुई है, इसको हम देखेंगे। ये हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो हमारा होता है पार्ट, उससे रिलेटेड है। इसमें बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टी को एंड ग्रांट देम रिकॉग्निशन एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी। वही क्या करता है, वो उन लोग को ग्रांट करता है कि वो नेशनल हैं या स्टेट पार्टीज़ हैं। और भी ये बेसिस क्या होता है इसका, किस बेसिस पे वो करता है, ग्रांट करता है कि जो पार्टी है वो नेशनल है या स्टेट पार्टी। वो उसका बेसिस होता है उनके पोल परफॉर्मेंस, मतलब जो उनके पोल परफॉर्मेंस होते हैं, जितनी सीट्स वो जीतते हैं, या उसके बेसिस पे वो पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पे इलेक्शन जो हुई रहती है उसके बेसिस पे उनको नेशनल या फिर स्टेट पार्टी घोषित करता है। अब इसमें देखो, एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यहाँ पे कहा गया है कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन कोर्स ऑफ टाइम कैन गेट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। तो जैसे एक बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर हो जाती है, उसके कुछ समय बाद उसको मतलब रिकॉग्नाइज़ किया जाता है स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी। और ये आपने देखा ऑलरेडी कि पोल के बेसिस पे वो करते हैं। फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हमारा हुआ था वो 1952 में हुआ था। ये स्टार्टिंग का पार्ट है, ठीक है। और उस समय 14 नेशनल पार्टीज़ होती थी, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है रूल्स फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी आर स्पेसिफाइड बाय कमीशन इन अ पैरा 6B ऑफ इलेक्शन कमीशन रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो रूल है जैसे रिकॉग्नाइज करने के लिए नेशनल पार्टी को, वो मेंशन कहाँ है, वो स्पेसिफाई किया गया है पैरा 6B, जो कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर जो है 1968 का, वहाँ पे ये मेंशन है। अब कुछ कंडीशंस दिए हैं जिसके बेसिस पे ये किया जाता है। पहला तो है रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट, मतलब 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में वो पार्टी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट जो होगा वो सिक्योर करे एटलीस्ट 6% जो भी टोटल वैलिड वोट है दिए गए हैं। मतलब जैसे कहीं पे इलेक्शन कराया गया, टोटल वोटों की जितनी संख्या है, ठीक है, जितने टोटल वैलिड वोट किए गए हैं उसमें से कम 6% वो जो कैंडिडेट है वो सिक्योर, उसके पास 6% वोट कम से कम होना चाहिए। एटलीस्ट 4 स्टेट और असेंबली इलेक्शन, ये भी हो सकता है कि या तो वो एटलीस्ट 4 स्टेट या फिर असेंबली इलेक्शन जो होगा वहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। पार्टी हैव एटलीस्ट 4 MPs इन अ लास्ट लोकसभा पोल। और या तो फिर पार्टी जो है, ठीक है, ये कंडीशंस दिए हैं। पार्टी का क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 4 MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4 ऐसे MPs होने चाहिए जो लास्ट लोकसभा पोल में, ठीक है, वो हो, ठीक है। उनके 4 MPs, जो पार्टी है उनके 4 MPs जो लास्ट लोकसभा पोल रहा है और पोल हुआ रहा हो, मतलब करंट की बात नहीं हो रही है, लास्ट जो पिछला लोकसभा पोल रहा हो उसमें कम से कम उनके 4 MPs होने चाहिए। इफ़ वोन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट, या तो फिर वो 2% जो वो या तो वो 2% टोटल सीट लोकसभा में हो उनका, ठीक है, एटलीस्ट 3 स्टेट से, तो भी ये कंडीशन यहाँ पे होती है। अब ये स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया है, वो था नेशनल पार्टी के लिए, ठीक है। स्टेट पार्टी में क्या होता है कि वो सिक्योर करे 6% ऑफ वैलिड वोट। यहाँ पे भी देखो वो चीज़ें सेम मैच कर रही हैं। ऑल्सो विन 2 सीट इन सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। 1 सीट इन लोकसभा फ्रॉम सेम स्टेट, या तो फिर 1 सीट इनकी लोकसभा में होना चाहिए सेम स्टेट से, जिस स्टेट की वो पार्टी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जिस स्टेट से बिलोंग करती है वहाँ से कम 1 स्टेट उनकी लोकसभा में 1 सीट होनी चाहिए। 3% जो उनकी सीट है असेंबली में जनरल इलेक्शन में होनी चाहिए, या फिर 3 सीट उनकी जो है लोकसभा, मतलब 3 सीट इन असेंबली। ये बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्शन में उनकी सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में 3% हो, या फिर 3 सीट हो असेंबली में, ये भी एक क्राइटेरिया है। 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स, 1 सीट उनकी होनी चाहिए लोकसभा में फॉर एवरी 25 सीट, हर 25 सीट पे 1 सीट उनकी होनी चाहिए। ये भी एक क्राइटेरिया है जिससे उनको स्टेट पार्टी जो है ग्रांट कर दिया जाएगा। 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट, या तो फिर जितने वैलिड वोट है उसमें से 8% इनका होना चाहिए। स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा फ्रॉम स्टेट टू, ठीक है, असेंबली।
अब देखो एक चीज़ ये हमने देखी कि जो स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, कंडीशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें देख लिया। पर इसमें फिर ये है ना कि बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ रिकॉग्निशन एज नेशनल एंड स्टेट पार्टी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि अगर कोई नेशनल पार्टी बनना चाह रहा है, स्टेट पार्टी बनना चाह रहा है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे जिसलिए वो चाह रहा है। इंजॉय प्रिविलेज, उसको कुछ कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि रिजर्व पार्टी सिंबल, उसके लिए उसकी पार्टी का सिंबल रिजर्व होता है। जैसे आप ये देखो, बीजेपी है उसका सिंबल है, कांग्रेस है उसका सिंबल है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी है उसका सिंबल है। तो ये सब जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनका खुद का एक सिंबल है। तो अगर इनको जैसे नेशनल और स्टेट पार्टी घोषित किया जाता है तो उनके लिए एक रिजर्व पार्टी सिंबल होता है, तो उसको फिर किसी और को नहीं अलॉट कर सकते हैं जो रिजर्व नहीं है, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनको नहीं अलॉट कर सकते, क्योंकि ये इनके लिए फिक्स कर दी गई हैं। इनको फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम मिलेगा स्टेट रन टेलीविज़न पे, मतलब फ्री ब्रॉडकास्टिंग टाइम। जैसे ये तो सब बहुत लोग के मन में होगा कि जो याद है जब 2014 का इलेक्शन होने वाला था, या शायद उसी समय का, जब मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो बार बार ये आता था ना, आपकी बार मोदी सरकार, इस तरह के बहुत सारे। और अभी फिर आपने देखा होगा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसा शायद कांग्रेस का था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये लोग जो रिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं वो ब्रॉडकास्ट टाइम भी दिया जाता है इनको टेलीविज़न पे, ठीक है, और रेडियो पे भी। कंसल्टेशंस इन सेटिंग इलेक्शन डेट, और इनसे कंसल्टेशन, मतलब ये कंसल्टेशन में भी पार्ट लेते हैं कि इलेक्शन डेट कब फिक्स की जाएगी, कब इलेक्शन कराना है, तो ये सारी प्रिविलेजेस इनको दी जाती हैं। एक साथ ही साथ ये बताया जा रहा है गिविंग इनपुट इन सेटिंग इलेक्शन रूल एंड रेगुलेशन, तो जैसे इलेक्शन रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं तो ये भी कुछ अपना इनपुट देते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें डिस्कशन की जा रही वो भी उसका समवेयर पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रिविलेज होती है नेशनल और स्टेट पार्टीज होने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें और बात की गई हैं। कैंडिडेट रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि कोई कैंडिडेट है वो रजिस्टर्ड है पर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको क्या होता है, अलॉटेड इलेक्शन सिंबल बाय रिटर्निंग ऑफिसर। ये चीज़ें यहाँ स्टार आपको बना लेना है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो अलॉट किया जाता है इलेक्शन कमीशन, वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा अलॉट किया जाता है, ठीक है। ओके। और आफ्टर लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर एज पर द अवेलेबिलिटी, तो उनको मतलब जो पहले तो नेशनल और स्टेट जो होते हैं उनके फिक्स होते हैं, फिर उसके बाद कुछ कुछ को जो सिंबल अलॉट किए जाते हैं, फिर जो बचे सिंबल्स होते हैं उनमें से जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनको भी सिंबल प्रोवाइड कराए जाते हैं। 10 पार्टी कैन नॉट यूज़ अ सिंगल पोल सिंबल अक्रॉस द कंट्री। वो जो पार्टीज़ हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी है चाहे नेशनल है या स्टेट, वो तो सेम जगह अपने सेम सिंबल यूज़ करेगा। जैसे बीजेपी है वो लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी स्टेट में इलेक्शन उसके होंगे वहाँ पे वो सेम अपना सिंबल यूज़ करेगा। कांग्रेस भी ऐसे करते हैं। और अभी तो आम आदमी पार्टी जो है, अभी लेटेस्ट उसका शायद पंजाब में जीतने के बाद वो शायद नेशनल पार्टी बनी है, ऐसा कुछ न्यूज़ में था। तो ये लोग जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके सेम सिंबल यूज़ होते हैं हर स्टेट में। पर जो पार्टी है, पार्टी के नॉट यूज सिंगल पोल सिंबल अक्रॉस द कंट्री, ये किनके लिए है, अनरिकॉग्नाइज्ड। जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनके लिए ये यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि वो सेम सिंबल अक्रॉस द कंट्री नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। एक चीज़ ये यहाँ पे जानने लायक है, क्योंकि यूपीएससी में क्या करता है, चीज़ें वही रहती हैं, बस घुमा के पूछ लेता है। अब यहाँ पे देखो इकोनॉमी से रिलेटेड है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है। जो डब्बा ट्रेडिंग होती है ये एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है, और इसमें क्या बताया जा रहा है, टेक प्लेस आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके परव्यू से ये अलग होती है, ठीक है, उसमें नहीं शामिल होती। फैसिलिटेटेड यूजिंग इनफॉर्मल और कच्चा रफ, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक इनफॉर्मल होता है, मतलब ये फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल तरीके से इसका यूज़ होता है। और इसमें कच्चा, जैसे बोलते हैं नहीं कच्चा काम हुआ है, या रफ इसमें जो भी वर्क है होता है, रिकॉर्ड, सौदा, ट्रांजैक्शन, बुक्स, चालान, डीडी रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है
कि जो भी कैश में चीज़ें होंगी वो तो एक तरीके से इनफॉर्मल ही हो गई, क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, उस पर किसी की तरह से टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। कोई भी जो भी कैश में चीज़ें चल रही हैं या जो रिसिप्ट ये सब, अभी देखो ये अगर चीज़ें हैं जिस पे टैक्स इम्पोज किया जाता है उसके लिए तो रिसिप्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे इनफॉर्मल होता है ये। यूज़ ऑफ कैश दे आर, सॉरी यहाँ पे ब्लर हो गया उसके लिए, यूज़ ऑफ कैश दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। तो जो कैश होता है, जैसे अगर कैश में चीज़ें कर रहे हैं वो इनफॉर्मल हुआ, क्योंकि ये क्या होगा, आउटसाइड होगा परव्यू ऑफ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के। अब डब्बा ट्रेडिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है रिकॉग्नाइज एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 23(1) ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो ये लाइन हमको याद रखने की ज़रूरत है अगर आता है तो, कि जो डब्बा ट्रेडिंग है वो क्या है, एक तरीके से ऑफेंस के तौर पे इसको लिया गया है सेक्शन 23(1) के उसमें, ठीक है। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है ऑफेंस, ठीक है, एक तरीके का अपराध माना गया है, ऑफेंस माना गया है, और इसको सेक्शन 23(1) में, ठीक है, और किसमें, SCRA में, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इसमें, ठीक है, 10 साल की जेल हो सकती है, फाइन भी हो सकता है 25 करोड़ तक का, शायद यही है, और या तो दोनों ही हो सकता है, ठीक है, ये बताया गया है। PM मुद्रा योजना, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत दिन से इसके बारे में चल रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो PM मुद्रा योजना की बात अगर यहाँ की जाए तो ये लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, अप्रैल 8, 2015 में, ठीक है, और इसमें लोन प्रोवाइड करने की बात हुई है अप टू 10 लाख। तो 10 लाख तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा टू नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म और स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को, ठीक है। और ये जो लोन दिया जाएगा वो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक है, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, MFI एंड NBFC। तो इसमें कॉमर्शियल बैंक, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, MFI और NBFC, ये सारे लोग लोन इसमें, इनके द्वारा लोन दिया जाएगा। मुद्रा जो है इसके 3 फेजेस इसमें बताए गए हैं। शिशु लोन होता है, किशोर होता है और तरुण, ये याद रखना है, शिशु, किशोर एंड तरुण। नेक्स्ट आएंगे सिग्निफाई स्टेज ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंडिंग। तो ये सारे क्या है, एक स्टेज है, इसमें क्या सिग्निफाई करता है कि स्टेज ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा है IR से रिलेटेड GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में बात की जाती है। जैसे बहुत बार हम पढ़ते हैं ना GCC कंट्रीज़ और ये सब, तो उसमें देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट यानी UAE, 6 हैं, ठीक है। तो GCC कंट्रीज़ में 6 हैं, ये याद कर लेना हमको। और इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। रियाद कहाँ पे है, ये कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। चार्टर ये जो साइन हुआ था GCC का वो 25 मई 1981 में हुआ था। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ इसमें हैं, कतर, कुवैत एंड बहरीन। मोनार्कीज़ क्या होती हैं ये आपको पता होगा। मोनार्क सिस्टम क्या होता है, जिसमें राजा, जिसमें रूलर और ये सब का अभी भी चलन है, ठीक है, कि राजा होता है। तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। कतर, कुवैत एंड बहरीन में है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ हैं सऊदी अरेबिया एंड ओमान में, और 1 फेडरल मोनार्की जो है वो UAE में है। 2001 में GCC जो सुप्रीम काउंसिल है उसने सेट किया था कुछ गोल्स, ठीक है। तो 2001 GCC सुप्रीम काउंसिल सेट फॉलोइंग गोल्स। अब ये कौन कौन से गोल हैं, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, कॉमन करेंसी बाय 2010, मतलब कस्टम यूनियन लाने की बात 2003 तक करी इन्होंने, जनवरी 2003 तक। कॉमन मार्केट लाने की बात करी थी बाई 2007, ठीक है, 2007 तक। और कॉमन करेंसी की बात की थी 2010 तक। इन कंट्रीज़ ने मिलके, GCC ने इनका एक गोल बनाया था इन्होंने। तो गोल के बारे में हमें जान लेना है, क्या पता पूछ ले, तो याद रखना है कॉमन यूनियन, कॉमन मार्केट, कॉमन करेंसी, 2003, 2007 एंड 2010। ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार मेंस में भी ये ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ लेता है, और आजकल हमारे प्रीलिम्स में भी हम देखते हैं कि 3-4 ऑप्शन दे देता है, और उसमें हमको कुछ उसमें थोड़ा वो कर देता है कि कुछ और पॉइंट्स ऐड कर देगा या हटा देगा, कुछ अलग चीज़ें वहाँ पे जोड़ देगा, तो वो हमको ध्यान से वहाँ पे देखना होता है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सिमिलर रेगुलेशन इन वेरियस फील्ड।
तो क्या होता है इसमें, सिमिलर रेगुलेशन होता है। इसका सिमिलर रेगुलेशन की बात की गई थी, सॉरी, ऑब्जेक्टिव है इसका कि क्या करना है उनको। इसका उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है कि सिमिलर रेगुलेशन होना चाहिए बहुत सारी फील्डों में, जिसका जैसे कि रिलीजन में, फाइनेंस, ट्रेड में, कस्टम में, टूरिज़्म में, लेजिस्लेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होना चाहिए, इनका रेगुलेशन होना चाहिए, सिमिलर रेगुलेशन, मतलब इन कंट्रीज़ का सिमिलर रेगुलेशन। साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री, जैसे कौन कौन सी, माइनिंग, एग्रीकल्चर, वाटर, एनिमल रिसोर्स, इस्टेब्लिशिंग साइंटिफिक रिसर्च सेंटर एंड सेटिंग अप जॉइंट वेंचर, मतलब जॉइंट वेंचर करना, मतलब कंट्री साथ मिलकर करने की बात हुई है। वाटर, एनिमल रिसोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और फिर यूनिफाइड मिलिट्री होना, पेनिनसुला फील्ड फोर्स, ये सारी चीज़ें। तो ये थी बस जो हमको आज शॉर्ट नोट में हमारे डिस्कस करनी थी। ओके, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।